हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्रश्नमाला 5.2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो शीर्ष में मान लेता हूँ ए, बी और सी। तो इस आधार पर सूत्र से क्षेत्रफल होगा 1/2 दिए गए बिंदुओं को स्तंभों के रूप में लिख लेते हैं और आखिरी स्तंभ के लिए हम एक का यूज़ करते हैं। अब इसको किसी भी विधि से सॉल्व करके हम सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग सारूस विधि से इसका हल ज्ञात करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 1/2 24 + 28, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 26 वर्ग इकाई। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिए गए शीर्ष हों तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र के द्वारा डेल्टा इक्वल 1/2 सारणिक के पहले दो स्तंभ बनेंगे बिंदुओं से और आखिरी स्तंभ में आएगा 1, 1 और 1। इसको किसी भी विधि से हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 11/2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट पार्ट में दिए गए शीर्ष ABC 0, 0, 5,0, 3,4 हैं। तो इस आधार पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा पहले दो स्तंभ में बिंदुओं से हमने स्तंभ बना लिए और आखिरी स्तंभ में 1, 1, 1। अब इसको किसी विधि से हल करें तो इसका उत्तर आएगा 10 वर्ग इकाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और जांच करें कि क्या ये बिंदु सरेख हैं। इसके लिए सबसे पहले दिए गए शीर्ष का हम नामकरण करते हैं। नाम देते हैं बिंदु A, B और C, जिससे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सूत्र के हिसाब से 1/2 पहले दो स्तंभ बना लेते हैं दिए गए बिंदुओं से और आखिरी स्तंभ में आएगा 1, 1 और 1। यदि इसका उत्तर 0 आ गया तो बिंदु बन जाएंगे सरेख और नहीं आता तो वही उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा -13/2। लेकिन हम जानते हैं क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम लोग मोड का यूज़ करेंगे। तो इसका उत्तर बन जाएगा 13/2 वर्ग इकाई। अब इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आना, इससे ये स्पष्ट होता है कि दिए गए बिंदु सरेख नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एक कांस्टेंट k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें शीर्ष दिए गए हैं और यह भी बताया गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं दिए गए शीर्षों से, जिनको नाम देते हैं A, B और C। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका मान होगा 35 वर्ग इकाई और हम जानते हैं कि संख्यात्मक मान इसका प्लस भी आ सकता है और माइनस भी, इसलिए हमने डेल्टा के इक्वल लिख लिया +-35 और डेल्टा का सूत्र होता है 1/2 सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इक्वल लिख देते हैं +-35। अब इसका हम प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष। आप जिस मेथड का यूज़ करना चाहें उसका कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर बनेगा k गुना में -10 -4 गुना में -3 और +1 गुना में 38 और इक्वल चल रहा है +-35। यहाँ जो 1/2 है इसको उठा के ले गया मैं राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -10k + 12 + 38 बराबर +-70।
जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 10 के बराबर 50 माइनस प्लस 70। अब एक बार चिन्ह लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, तो हमें उत्तर मिलेगा 10 के बराबर, अगर ले लेते हैं माइनस तो आएगा -20 और लेते हैं प्लस तो आ जाएगा 120। इस आधार पर k का मान आएगा -2 या 12, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें एक कांस्टेंट k का मान ज्ञात करना है और कहा गया है कि दिए गए बिंदु सरेख हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं दिए गए बिंदु यदि सरेख हों तो उनके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जिस सारणी का उपयोग करते हैं उसका मान होता है 0। तो इसके अंदर बिंदुओं के हिसाब से हमने जब लिखने की कोशिश की तो पहले 2 स्तंभ बनेंगे दिए गए बिंदुओं के कोऑर्डिनेट से। और आखिरी स्तंभ में आएगा 1 और 1। इस प्रकार इस सारणी का मान होगा 0। इसको हल करते हुए हमें k का मान ज्ञात करना है। अब इस सारणी के तीसरे स्तंभ में 1, 1 और 1 हैं, जिनका अंतर बन सकता है 0। तो इस सारणी का मान आसानी से ज्ञात करने के लिए हम पहला चेंज कर रहे हैं R1 में R1 माइनस R2, जिससे ये सारणी कुछ इस प्रकार बन जाएगी। 2k माइनस 1 पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, 2 माइनस 4k और 0, शेष दोनों पंक्तियाँ एज इट इज रहेंगी। इसके पश्चात R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, जिससे पहली पंक्ति एज इट इज, दूसरी पंक्ति बन जाएगी 5, 4k माइनस 6 0 और तीसरी पंक्ति भी एज इट इज इक्वल 0। अब इसमें C3 के अंदर 2 शून्य आ चुके हैं, तो इसका विस्तार करेंगे C3 के सापेक्ष, जिससे हमें मिलेगा 1 गुणा में 2k माइनस 1, 4k माइनस 6 माइनस 5 गुणा में 2 माइनस 4k इक्वल 0। जिसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 8k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 6 माइनस 10 प्लस 20k इक्वल में 0। जिसका नेक्स्ट स्टेप होगा 8k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 20k मिला के बनाएंगे प्लस का 4k और 6 माइनस 10 से बनेगा -4 इक्वल 0। इसके अंदर भाग लगाते हैं 4 का, तो यहाँ पर आएगा 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 बराबर 0। यह एक द्विघातीय इक्वेशन बन रही है जिसके गुणनखंड कर लेते हैं। आप चाहें तो श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल हो सकता है, जिससे इसके गुणनखंड पहले 2 स्टेप में से कॉमन आएगा 2k, तो हमारे पास बचेगा k प्लस 1, बाद वाले 2 स्टेप में से कॉमन आएगा -1, तो शेष बन जाएगा k प्लस 1, जिससे इसके गुणनखंड बनेंगे k प्लस 1 और 2k माइनस 1 बराबर 0। इस आधार पर k का मान प्राप्त होगा -1 या 1/2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिए गए बिंदु सरेख हों तो एक कांस्टेंट x का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए मैं दिए गए बिंदु को नाम दे रहा हूँ A, B और C, और यदि ये सरेख हों तो सारणिक, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका मान आएगा 0। तो 3 माइनस 2 x, 2 और 8, से बना दिए हमने 2 स्तंभ, और आखिरी स्तंभ में लिखा 1, 1 और 1। इसका जो विस्तार है वो हम कर देंगे C1 के सापेक्ष, जिससे हमें मिलेगा 3 गुणा में -6 माइनस x गुणा में -10 और प्लस 8 गुणा में -4 इक्वल 0, जिसको हल करने पर x का मान प्राप्त होगा 5, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सारणिक से 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण ज्ञात करना है।
और उसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है जिसका तीसरा बिंदु उन दो बिंदुओं के अलावा दिया गया हो। पहले बिंदु ए जो कि 3,1 है और बी जिसको 9,3 दिया गया है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जिसके लिए हमने सूत्र लगाया 3,1 9,3 x y 1 और 1 से बनी हुई सारणी और इक्वल 0। इसको किसी मेथड से ओपन करना है और आपको एक x y में समीकरण ज्ञात करनी है। तो मैं इसका प्रसार x y के हिसाब से करने के लिए R3 के सापेक्ष करता हूँ, जिससे इस सारणी का मान हमें मिल जाएगा, जिससे हमें प्राप्त होगा x गुणा में -2 माइनस y गुणा में -6 और प्लस 1 गुणा में 0 इक्वल 0, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा x माइनस 3y इक्वल 0, जो कि उस रेखा का समीकरण है। ये आपका पहला आंसर बन गया। अब यदि तीसरा बिंदु C -2, -4 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बनेगा डेल्टा इज इक्वल 1/2। बिंदुओं से दो स्तंभ बनाते हैं 3,1 9,3 और -2, -4 और आखिरी स्तंभ में बनाते हैं 1, 1 और 1, जिसको किसी भी विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होगा -10। लेकिन क्षेत्रफल का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट आंसर बनेगा 10 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सारणिकों के द्वारा समीकरण निकायों को हल करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया समीकरण निकाय कुछ इस प्रकार है, जिसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब सारणिकों से हल करने के लिए हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा। अब याद कीजिए, जिसके लिए मैंने बताया था कि आपको गुणांकों के सारणी की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास आएगा 2, 3 और -2 से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा -4 और -9, यानी कि माइनस का आ जाएगा 13। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 1। उसके लिए हम इसके पहले स्तंभ को हटाकर लिखेंगे 9 और 7 से बना हुआ स्तंभ। तो हमें मिलेगा 9, 7, 3 और -2 से बना हुआ सारणिक, जिसका उत्तर आएगा -18, -21 यानी -39। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा 2। तो इसके दूसरे स्तंभ के स्थान पर आएगा 9 और 7। तो हमें मिलेगा 2, 3, 9 और 7 से बना हुआ सारणी, जिसको हल करने पर आएगा 14 -27 यानी कि -13। अब उपरोक्त नियम से हमें x का मान प्राप्त होगा डेल्टा 1/डेल्टा और y का मान प्राप्त होगा डेल्टा 2/डेल्टा, जिससे हमें मिलेगा -39/-13 यानी कि 3 और -13/-13 यानी कि 1, जो कि क्रमशः x और y के मान होंगे। इसी के नेक्स्ट पार्ट में दिया गया जो है समीकरण निकाय वो है 2x -7y इक्वल में है 13 और 5x + 6y इक्वल में 9, जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब डेल्टा का मान आएगा 2 -7, 5 और 6 से बना हुआ सारणिक। डेल्टा 1 का मान आएगा 13, 9 -7 और 6 से बना हुआ सारणिक। और डेल्टा 2 का मान आएगा 2, 5, 13 और 9 से बना हुआ सारणिक, जिनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 47, 141 और -47। इसलिए उपरोक्त नियम से x बराबर होगा डेल्टा 1/डेल्टा और y होगा डेल्टा 2/डेल्टा। तो हमें प्राप्त होगा 141/47 और -47/47, जिनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 और -1, जो कि क्रमशः x और y के मान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में
हमें ये सिद्ध करना है कि दिए गए समीकरण निकाय असंगत हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे जो कि मिलेगा 0, और बाकी डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 जो भी मान होंगे उनमें से कोई एक हमें प्राप्त होगा अशून्य। या तो सभी अशून्य प्राप्त होंगे या कम से कम कोई एक अशून्य हमें मिल जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया समीकरण निकाय, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। अब हम मान ज्ञात करते हैं डेल्टा का, जो कि इस भाग से बने हुए जो इस भाग में जो गुणांक है उससे बना हुआ सारणिक होगा। इसको हम किसी भी विधि से, सारूस विधि से करें या किसी भी पंक्ति स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके करें तो हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा 0। इसके बाद ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जिसमें हम इसके पहले स्तंभ को इस 3, 5, 1 से इंटरचेंज कर देंगे, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -15। इसी प्रकार डेल्टा 2 का मान ज्ञात करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा -15, और इसी प्रकार डेल्टा 3, तो इससे हमें उत्तर मिल जाएगा 15। अच्छा, एक बात और, डेल्टा 1 में यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया था मैं। इस प्रकार आप देखिए डेल्टा का मान हमें 0 मिल रहा है, जबकि अन्य डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये 0 नहीं है। इसका मतलब निकाय असंगत होगा। तो इसकी भाषा आपने ऐसे लिखनी है, चूँकि डेल्टा इक्वल 0 लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉट इक्वल 0, यानी इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आना चाहिए, इसलिए निकाय असंगत है और आपको यही सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट में दिया गया समीकरण निकाय कुछ ऐसा है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन में z का कोई पद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे +0z, और आखिरी समीकरण के अंदर x का कोई पद नहीं है, तो हम यहाँ पर जोड़ करेंगे 0x का, ताकि ये समीकरण निकाय मानक रूप के अंदर आ जाए। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं डेल्टा, जो एक सारणिक होगी। इसको हल करने पर इसका उत्तर प्राप्त होगा 0। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जो पुनः एक सारणिक होगी, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3276, जो कि नॉन जीरो है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे डेल्टा 2, जिससे हमें मिलेगा -546, वो भी नॉन जीरो है। और इसी प्रकार ज्ञात करते हैं डेल्टा 3, जिसका मान हमें मिलेगा -182, वो भी नॉन जीरो। तो पिछले पार्ट के जैसे ही हम लिखेंगे डेल्टा नॉट इक्वल 0, लेकिन इनमें से कोई एक अशून्य है, इसलिए निकाय असंगत है और हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिर से सारणिकों की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, लेकिन 7 में 2 ही चर थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में 3 चर वाला समीकरण निकाय मिलेगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं डेल्टा, जो कि गुणांकों से बना हुआ सारणिक होगा, जिसको किसी भी विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होगा -143, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इस समीकरण निकाय का हल संभव हो पाएगा। नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जिसमें पहले स्तंभ के स्थान पर आएगा 16, 5 और 4 से बना हुआ स्तंभ, जिसको किसी भी विधि से हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा -286। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 2, जिसमें आएगा 1, 4 और 3, दूसरे स्तंभ के स्थान पर आएगा 16, 5 और 4, और तीसरा स्तंभ एज इट इज, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1, 4 और 3। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 3, जिसमें इस स्तंभ के स्थान पर आ जाएगा 16, 5 और 4,
जिसको किसी भी विधि से हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा -429। इस प्रकार क्रैमर नियम से हमें x का मान प्राप्त होगा डेल्टा 1/डेल्टा, जो कि प्राप्त होगा -286 बटे -143 यानी कि 2। y का मान प्राप्त होगा डेल्टा 2/डेल्टा यानी कि -143 बटे -143 यानी कि 1। और z का मान प्राप्त होगा डेल्टा 3/डेल्टा यानी -429 बटे -143 यानी कि 3। ये क्रमशः x, y और z के मान होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया समीकरण निकाय है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद ज्ञात करते हैं डेल्टा, जिसका मान किसी भी विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होगा -9, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल मिल जाएगा। इसके बाद ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जिसमें 2 1 1 के स्थान पर आएगा 0 6 और 3 से बना हुआ स्तंभ, जिससे हमें इस सारणी का मान प्राप्त होगा -18। इसके बाद ज्ञात करते हैं डेल्टा 2, जिसमें 2 1 1 पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरे स्तंभ के स्थान पर आएगा 0 6 और 3 और तीसरा स्तंभ आएगा एज इट इज, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 9। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 3, जिसमें डेल्टा में इस स्तंभ के स्थान पर 0 6 और 3 आ जाएगा, सेम वैसा ही रहेगा, जिससे हमें सारणिक मिलेगा। और इस सारणिक को हल करने पर हमें प्राप्त होगा -27। इस प्रकार उपरोक्त नियम से हमें x प्राप्त होगा डेल्टा 1/डेल्टा, y प्राप्त होगा डेल्टा 2/डेल्टा और z प्राप्त होगा डेल्टा 3/डेल्टा, जिनके मान हमने ज्ञात किए हैं, जिनको हल करने पर हमें मिलेगा 2, -1 और 3, जो कि क्रमशः x, y और z के मान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से सारणिकों की ही सहायता से समीकरण निकायों को हल करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा, जो कि गुणांकों से बना हुआ सारणिक होगा, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 91। इसी प्रकार डेल्टा 1 5 5 और 8 1 3 1 -3 -2 और 4 से बना हुआ सारणिक होगा, जिसका हल हमें फिर से प्राप्त होगा 91। इसी प्रकार डेल्टा 2 सारणिक का प्राप्त होगा मान हमें 182। इसी प्रकार डेल्टा 3 का मान हमें प्राप्त होगा 91। इसलिए उपरोक्त नियम से x बराबर डेल्टा 1/डेल्टा यानी 91/91, जिससे हमें प्राप्त होगा 1। y बराबर होगा डेल्टा 2/डेल्टा यानी 182/91, जिससे हमें प्राप्त होगा 2। और z बराबर होगा डेल्टा 3/डेल्टा, जिससे हमें प्राप्त हो गया 91/91 यानी कि 1, जो कि क्रमशः x, y और z के मान होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्यों। इसमें दिए गए समीकरण निकाय में x, y और z के स्थान पर प्रयोग किया गया है 1/x, 1/y और 1/z का। बाकी सारे चीज़ में सेम रहेंगी। जब हम लास्ट में x, y, z का मान ज्ञात करेंगे, उनके स्थान पर हम लिख देंगे 1/x, 1/y और 1/z। बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो हम इसमें सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं डेल्टा का, जो कि गुणांकों से बनी हुई सारणिक होगी, जिसमें आएगा 2 3 10 4 -6 और 5 6 9 और -20 से बनी हुई सारणिक, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 1200, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इस समीकरण निकाय का हल हो जाएगा और अद्वितीय हल होगा। इसके बाद ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जिसमें 2 4 6 के स्थान पर रखेंगे 4 1 और 2, बाकी दोनों स्तंभ एज इट इज। इस प्रकार
इस सारणिक का मान हमें प्राप्त होगा 600। नेक्स्ट हमारा काम है डेल्टा 2 को ज्ञात करना, जो होगा एक सारणिक जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 400। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं डेल्टा 3, जिसको हम हल करें तो हमें प्राप्त होता है 240। इसके बाद हम लिखते हैं इसलिए क्रैमर नियम से, क्रैमर नियम कहें या सारणिक से हल करना एक ही बात है। तो इससे हमें अब 1/x का मान प्राप्त होगा डेल्टा 1/डेल्टा। इसका मतलब 1/x का मान हमें मिलेगा 600/1200, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2, यानी कि x का मान प्राप्त हो जाएगा 2 वज्र गुणन से। इसी प्रकार 1/y बनेगा डेल्टा 2/डेल्टा, जिसको हल करने पर हमें 1/y का मान मिलेगा 400/1200, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/3, यानी कि y का मान प्राप्त हो जाएगा 3। और इसी प्रकार अंत में 1/z का मतलब बनेगा डेल्टा 3/डेल्टा। तो 1/z का मान हमें प्राप्त होगा 240/1200, जिसको हल करने पर 1/z का मान मिलेगा 1/5, यानी z का मान प्राप्त होगा वज्र गुणन से 5। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपने हल करना है। बस इम्पोर्टेंट बात यही है कि x के स्थान पर 1/x, y के स्थान पर 1/y और z के स्थान पर 1/z है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें आव्यूह सिद्धांत या मैट्रिक्स सिद्धांत से समीकरण निकायों को हल करना है। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया समीकरण निकाय है, जिसे हम लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इसे मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं, जिससे ये समीकरण निकाय बनेगा। पहली मैट्रिक्स बनेगी इसके गुणांकों से, जो होगी 2, -1, 3 और 4 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसके साथ एक स्तंभ मैट्रिक्स आएगी गुणा में, जिसमें एलिमेंट होंगे x और y, और इक्वल में एक स्तंभ मैट्रिक्स आएगी जिसमें एलिमेंट होंगे राइट साइड वाले -2 और 3। ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स होगी। अब हमारा अगला काम होगा इस पहली मैट्रिक्स को A मानना, इस दूसरी मैट्रिक्स को x मानना और राइट साइड वाली मैट्रिक्स को B मानना। और इस बात को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे माना। इसके बाद A को उठा के ले गए RHS में, लेकिन हम याद रखेंगे कि यहाँ पर A x के लेफ़्ट साइड में है, तो ये B के भी लेफ़्ट साइड में ही आएगा A का इन्वर्स। इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें A इन्वर्स का मान ज्ञात करना है, जिसको हम पुनः इस समीकरण 2 के अंदर यूज़ करते हुए स्मॉल x और y के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ जो हमने A मैट्रिक्स लिया है, जिसका इन्वर्स हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम सारणिक A का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा 8 + 3 यानी कि 11, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब A इन्वर्स का अस्तित्व होगा। और हमें A इन्वर्स को ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी एडजॉइंट A की। और चूंकि A एक 2 × 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट A का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को इंटरचेंज किया और शेष दोनों बचे हुए का चिन्ह चेंज कर लिया। तो इस प्रकार हम एडजॉइंट A बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद A इन्वर्स का सूत्र होता है 1 सारणी K इंटू एडजॉइंट A। इस सूत्र में मान रखते हुए A इन्वर्स का मान आएगा 1/11 और 4 1 -3 और 2 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में यूज़ करते हैं इस मान को, तो हमें कैपिटल X मैट्रिक्स का मान मिलेगा -A इन्वर्स इंटू B। A इन्वर्स को लिख दिया, जो कि हमने समीकरण 3 से ज्ञात किया है, और मैट्रिक्स B हमारे पास है -2 और 3 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स। अब इन दो मैट्रिक्स का गुणा हमने करना है पंक्ति इंटू स्तंभ मेथड से। 1/11 को रखा बाहर।
पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा हमें मिलेगा -5 और दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा हमें मिलेगा 12। 1/11 का अंदर गुणा करूँ तो आएगा -5/11 और 12/11 से बना हुआ एक स्तंभ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की, जो कि एक्स और वाई से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स है और इसके इक्वल आएगा -5/11 और 12/11 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स जो हमने यहाँ ज्ञात किया है। अब यहाँ दो मैट्रिक्स एक समान हैं तो इसका मतलब x का मान आएगा -5/11 और y का मान आएगा 12/11, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार आप मैट्रिक्स की सहायता से भी x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं।